कोरोना की तीसरी लहर को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सख्त चेतावनी। आईएमए की चेतावनी, तीसरी लहर निश्चित, इसे रोकना संभव नहीं। धार्मिक यात्राओं और पर्यटन स्थलों में भीड़ के जुटने पर आईएमए का सवाल। आईएमए ने कहा, राज्य सरकारें कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों में ढील दे रही हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के बिना हो रहे कार्यक्रमों से संक्रमण का खतरा। लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। आईएमए की सभी राज्यों से लोगों की भीड़भाड़ को रोकने की अपील। तीसरी लहर में कहर बरपा सकते हैं डेल्टा प्लस, लैम्ब्डा और कप्पा वेरिएंट। डॉक्टर्स ने कहा, लापरवाही की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर कोई समझे जिम्मेदारी तो भागेगी कोरोना महामारी। आईएमए की चेतावनी, ना करें मनमानी। आईएमए की चेतावनी, ना करें मनमानी। जी हां, आईएमए ने चेतावनी जारी कर दी है कि मनमानी इस बार पड़ेगी भारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना की विनाशकारी दूसरी लहर के बाद मामले कम होते ही लोगों की बेफिक्री भयानक तीसरी लहर के लिए न्योता साबित हो सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने चिंता जाहिर की है। आईएमए ने चेताया है कि अगर लोगों ने घुमक्कड़ी, तीर्थ और यात्राओं पर लगाम नहीं कसी तो कोरोना की तीसरी लहर बेहद भयावह होगी। आईएमए ने कहा कि कम होते केसेस के कारण छूट दी गई है। छूट का लोग फायदा उठाकर भीड़ भाड़ कर रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर जुटी लोगों की भीड़ में कोरोना नियमों का पालन असंभव होता दिख रहा है। यही लोग संक्रमण को पैर पसारने में मदद करेंगे और तीसरी लहर को रफ्तार देंगे। आईएमए ने राज्यों से स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भीड़ जुटने से रोकने की अपील की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टूरिस्ट प्लेस पर भीड़भाड़ को लेकर नाराजगी जताई है। मोदी ने कहा कि कुछ लोग तीसरी लहर आने से पहले एंजॉय करना चाहते हैं, ये गलत है। सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ा है, उनसे भी बात करेंगे। चलिए, डॉक्टर समीर भाटी वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर, स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा भी जुड़ेंगे, सीएमएचओ जयपुर, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर समीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो अभी आपने सुना। उन्होंने कहा माइक्रो लेवल पर भी सख्त कदम उठाने होंगे। ये कहने की जरूरत अब क्यों पड़ी? सवाल आपसे मेरा पहला ये कि आखिर अब ये जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरा ये कि क्या अब तक माइक्रो लेवल पर सख्त कदम नहीं उठाए गए थे, और अगर अब ये सख्त कदम उठाने हैं तो किस तरह के कदम होने चाहिए? देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पहले भी बहुत सारे हमारे लॉ बने हुए हैं, एसओपीज बनी हुई है, बट इंपॉर्टेंट ये आ जाता है यहाँ पर कि उसको इन्फोर्स करना, ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, जिसमें सभी की जिम्मेवारी हो जाती है। अब यहाँ पर बात ये बार बार इसलिए ज्यादा उठ रही है कि जिस तरह से हम डबल म्यूटेंट्स देख रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव तो एक तरफ चल ही रही है, और वैक्सीन की भी देखिए अभी बात करें, ज्यादातर जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है उनके बाद उनके अंदर एक थोड़ा सा लापरवाही आई है कि हम वैक्सीन लगने के बाद सुरक्षित है। और अभी फिलहाल हम बात करें, हमारा दिसंबर तक का जो टारगेट है वैक्सीनेशन का, उसमें करीबन अभी वो बहुत काफी ज्यादा दूर है। हम अगर अभी बात करें तो हमारी 40 करोड़ तक
जो है वैक्सीन लग पाएगी जुलाई एंड तक, जबकि हमें 180 करोड़ के करीब वैक्सीन लगानी है डबल डोज की अगर हम बात करें, जिस तरह से हमारी एडल्ट पॉपुलेशन को जो हमें कैटर करना। और फिलहाल अभी हमारे जो नए वेरिएंट है जो काफी ज्यादा चिंता का विषय है, जिसके अंदर डेल्टा प्लस, लैम्डा और अभी कापा वेरिएंट भी, और जो ये हिल स्टेशन की तस्वीरें सामने आ रही है ये ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि हिल स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर कोई एक जगह के कोई क्षेत्रीय लोग ही नहीं होते, वहां अलग अलग जगह जगह से लोग आते हैं। और जिस तरह से हम वेरिएंट की भी बात कर रहे हैं, अगर कापा वेरिएंट की बात करें तो उसको अभी उत्तर प्रदेश में ही देखा गया है। तो ये जो वेरिएंट नए आते हैं उनको हमें कंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर जब हिल स्टेशन पे इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है या कोई रिलीजियस प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या होता है कि हर जगह से लोग आ रहे होते हैं, वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और जो तीसरी लहर की आईएमए ने बात की है, इस तीसरी लहर की एम्स भी बात कर चुका है, आईआईटी भी बात कर चुका है, सबने तीसरी लहर के बारे में कहा। पर तीसरी लहर खतरनाक कितनी होगी ये लोगों पर निर्भर करता है। अच्छा, ये बताइए सर, क्या तीसरी लहर आने वाली है? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अब जब वैक्सीनेशन लगभग लोगों को लग रही है, लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो तीसरी लहर का इतना असर होगा नहीं। क्या तीसरी लहर आने वाली है? जी बिल्कुल, तीसरी लहर की जिस तरह से हम बात करें, जितनी भी स्टडीज और रिसर्च हुई है, और हम दूसरे देशों की भी, विदेशों की भी बात कर लें तो यूके, यूएस, तीसरी लहर काफी देशों के अंदर आई है। उस चीज को देखते हुए हम मान रहे हैं कि तीसरी लहर होगी, पर तीसरी लहर की इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड कितना होगा वो अभी देखने वाली बात है। और वैक्सीनेशन अभी नहीं हुई है जिस तरह से वैक्सीनेशन सब लोगों को होनी है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी वो काफी बड़ी संख्या में, और उसके अलावा हम बात करें तो हमारा जो 18 से नीचे वाला वर्ग है बच्चे, उनको भी वैक्सीन नहीं लगी है किसी भी तरह से, वो उस ड्राइव में शामिल नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें अंदेशा है तीसरी लहर का। और जैसे वायरस भी अपना स्वरूप बदलता जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे कारण है जिसको हमें सामने रखना पड़ेगा। और इस तरह के जो इवेंट हो रहे हैं, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, इन पर हमें रोकथाम लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता नहीं कि इस तरह की जो ये गैदरिंग होती है उसमें कौन एक पर्सन है जो सुपर स्प्रेडर का काम कर जाए। ये सब चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरत। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ फिर से आपके पास। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, जयपुर सीएमएचओ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरोत्तम, स्वागत है सर आपका। सर, पहले एम्स डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह देते हैं तीसरी लहर आने वाली है, और अब आईएमए चेतावनी दे रहा है, आईएमए ने टेंशन बढ़ा दी है। क्या आईएमए की ये टेंशन है, आईएमए ये टेंशन दे रहा है कि ये जो वैकेशन पर लोग निकले हुए हैं ये भारी पड़ने वाला है? सही दी है, क्योंकि इस समय काफी सावधानी की आवश्यकता है। दूसरी लहर अभी आपके गई है, लोग परेशान हैं इस समय। और यदि इस तरह गैदरिंग, जिस तरह से गैदरिंग बढ़ी है, बिना सोशल डिस्टेंसिंग पालना किए हुए, बिना प्रोटोकॉल की पालना किए हुए जिस तरह लोग बढ़ रहे हैं और एक जगह दूसरे जा रहे हैं, निश्चित तौर से ये डर बना रहेगा कि तीसरी लहर कब या वापस संक्रमण कब बढ़ जाए। किसी समय ये संक्रमण बढ़ सकता है, हम सबको सावधान रखनी होगी और फिर रोकथाम के उपाय अभी से ही करने होंगे। आज प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की और कहा, फोकस दिया उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा जो लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं यही कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनने वाले हैं, यही दावत देने वाले हैं कोरोना को। क्या मेरा सवाल आपसे यह है सर, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात की, क्या वहां पर ज्यादा खतरा है क्या तीसरी लहर का? जी देखिए, जिस तरह से इस समय पर्यटन बढ़ा है, जिस तरह लोग बाग पर्यटन पे निकले हैं इस समय, वो हमारे लिए खतरा सबसे बड़ा है। उस तरफ के चाहे राज्य हो, चाहे से यहाँ के राज्य हो, जहां भी गैदरिंग बढ़ने की संभावना है वहां पर केस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बन जाता है और वो बिना मास्क या मास्क के साथ भी भीड़ का हिस्सा बनता है, तो संभावना बनी रहती है कि दूसरे को संक्रमित कर सके। इसलिए बहुत आवश्यकता है इस समय जिस तरह भीड़ एकत्रित हो रही है जगह जगह पर, उसे तुरंत रोका जाए। उसके लिए हमें सोचना होगा, समझना होगा खुद को ही, यदि हमें संक्रमण को बढ़ने रोकना है तो कुछ समय तक हमें प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। हमें लोगों को समझाना होगा कि हम लोग बाग इस तरह के काम न करें कि जिससे कि वापस कोरोना संक्रमण बढ़े। डॉक्टर नरोत्तम, देखिए कुछ फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको, आपकी भी जानकारी में होंगी ये चीजें। दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में तीसरी लहर आ चुकी है। पाकिस्तान में तो चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो वैक्सीन तक उपलब्ध नहीं है, वहाँ तो मेडिकल बिल्कुल चरमरा चुका है। दक्षिण कोरिया में स्कूल बंद है।
लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, लेकिन भारत की स्थिति आपने देखी है, लोग कैसे पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं, घूमने निकल पड़े हैं। बांग्लादेश में तीसरी लहर में दूसरी लहर से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान चौथी लहर, ऑस्ट्रेलिया में भी नए केस बढ़ रहे हैं सर, ऑस्ट्रेलिया में भी नए केस बढ़ने पर चिंता जता दी है, सख्ती हो गई है वहां। रूस में 3 महीने में 3 गुना केस बढ़ गए हैं और ब्रिटेन में भी कोरोना का ये कहर बढ़ता जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि भारत में भी अब ऐसी स्थिति आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में हम देख सकते हैं? ये तस्वीरें देखकर, टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर क्या हम ये अंदाजा लगाएं कि भारत में भी जल्द दस्तक देने वाली है ये स्थिति? बिल्कुल साफ सच कह रहे हैं। यदि ऐसी व्यवस्था बनी रही तो कोई दूर नहीं है कि भारत में भी तीसरी लहर दस्तक तेजी से आ जाए और हम वापस परेशानी में पहुंच जाएं। निश्चित तौर से तीसरी लहर आने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिस तरह से लोग बाग एक दूसरी जगह जा रहे हैं, बहुत तेजी से भीड़ बढ़ा रहे हैं, बार बार प्रशासन के कहने के बावजूद कोई प्रोटोकॉल पालना नहीं कर रहा है। मुझे ताज्जुब है लोगों को, जिस तरह दूसरी लहर देखी उन लोगों ने, उसके बाद जिस तरह बेपरवाही से वापस वो बाहर निकल गए हैं। जिस तरह वायरल अपना म्यूटेशन कर रहा है, कभी म्यूटेशन होने के बाद हमारे यहाँ पर भी घटना घटित हो सकती है। तीसरी लहर कभी भी भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर दस्तक दे सकती है। ठीक है डॉक्टर समीर, क्या जिन्हें कोविड हो चुका है, और हम तो ये भी बात कर लेते हैं उससे आगे की, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, तीसरी लहर उन पर कितना असर दिखा सकती है? देखिए, एक बात हमें ये समझ लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि या तो हमें कोविड हुआ है या हम वैक्सीनेटेड भी हो चुके हैं। हम औरों को तो बीमार कर ही सकते हैं, हमें संक्रमण हो ही सकता है। और दूसरा भी हमने देखा भी है कि कई बार कुछ एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो चाहे वैक्सीनेटेड हो गए हों, बट फिर भी उनके अंदर उस तरह की एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती और उन्हें भी जो है कई बार बीमारी जो है खतरनाक रहती है। और इसके अलावा जैसा मैंने अभी पहले भी सर बताया देखिए डॉक्टर समीर, मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि जो लोग कोविड को हराकर वापस लौटे हैं, जो लोग कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव आए हैं, वो लोग ये सोचकर चल रहे हैं कि अब हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, अब हमें कुछ नहीं हो सकता है, कोई तीसरी चौथी पांच लहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और जिन लोगों ने वैक्सीनेटेड करवाया है, जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, उनके दिमाग में भी यही भ्रम फैला हुआ है। क्या उनका ये भ्रम दूर कीजिए बस। जी, ये भ्रम बिल्कुल ये भ्रम ही है, ये मिथ ही है। इन्फेक्शन, संक्रमण उनको हो ही सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो आपको दोबारा संक्रमण नहीं होगा। वायरस तो आपके अंदर एंटर कर ही सकता है, वायरस मल्टीप्लाई कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, आपको बीमार भी कर सकता है, आप दूसरे को बीमार भी कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको आईसीयू तक पहुंचने तक शायद ना जाना पड़े, पर आप बीमार हो सकते हैं और औरों को भी बीमार कर सकते हैं। तो सर आपका सुझाव क्या होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो हमने देख ली कितनी स्पीडली ये चल रही है, दूसरे देशों से अगर हम मुकाबला भारत का करते हैं तो आप भी जानते हैं कहां पर कितना वैक्सीनेशन हो चुका है और भारत की क्या फैक्ट्स हैं। सरकार को क्या सुझाव दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने अभी बात करी कि अगर वैसे पूरा देखें टोटल 6% वैक्सीनेशन हुआ है तो 94% लोग तो अभी भी ससेप्टेबल है उस तरह से। और क्योंकि लोगों को, दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि नई तरह के वेरिएंट आ रहे हैं, नए वेरिएंट के अंदर जितनी भी स्टडीज आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 2 वैक्सीन के बाद ही आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक शॉट लगाया और आप अपने आप को सुरक्षित मान रहे। अभी आपकी सबसे बड़ी वैक्सीनेशन आपकी मास्किंग है और मास्किंग के लिए भी हम डबल मास्किंग की बात कर रहे हैं। तो ये सबको समझ लेना बहुत ज्यादा। अमेरिका में जो तस्वीरें आती है, हम ये मानकर चलते हैं, देखिए पिछला अगर हम इतिहास खंगालें अपना 1.5-2 साल का, अमेरिका में जो तस्वीरें आती हैं उसके 2 से 3 महीने में वही तस्वीरें भारत में नजर आने लगती है। अमेरिका में 70% वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन भारत में स्थिति अभी थोड़ी कमजोर है, डावाडोल है स्थिति। तो क्या यहां पर और ज्यादा भयावह तस्वीर हमें दिखाई दे सकती है? जी बिल्कुल, स्थिति काफी भयानक हो सकती है और हमें उसको रोकना पड़ेगा। और जैसा हम बार बार बात करते हैं कि पब्लिक चाहे यूएस की हो, यूके की हो, इंडिया की हो, ज्यादातर सबका एक ही तरह का उस तरह का एटीट्यूड रहता है कि अगर उनको छूट मिल जाती है तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी आ जाती है कि हमें लॉ इन्फोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस सिचुएशन में, ताकि हम आने वाली इस तरह की परिस्थिति को अभी से हम टाल सकें। डॉक्टर नरोत्तम, देखिए चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस की एक स्टडी है जो ये कहती है कि जून के मुकाबले जुलाई के हफ्ते में, भारत की बात है, जुलाई के हफ्ते में संक्रमण दर
और ज्यादा तेज हुई है जून के मुकाबले में, और मणिपुर, अरुणाचल और त्रिपुरा में तो हालात और ज्यादा भयावह हो रहे हैं। शायद यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री ने यहाँ के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और थोड़ी नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त की है अपनी। लेकिन जून के मुकाबले जुलाई में स्थिति और भयावह हो रही है। जुलाई के मुकाबले अगस्त में क्या रहेगा, फिर सितंबर में क्या रहेगा, क्योंकि एक स्टडी ये भी कह रही है कि तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर के बीच दस्तक दे सकती है। क्या ऐसा है सर? देखिए साहब, हम ये मंथ तो डिसाइड नहीं कर सकते कि किस महीने में तीसरी दस्तक देगी, किंतु जिस तरह से अभी जो एक्टिविटी चल रही है उससे ऐसा लगने लगा है कि भारत के अंदर वो दिन दूर नहीं है जब संक्रमण की दर वापस तेजी से बढ़ने लगेगी। अभी कुछ जिलों, कुछ राज्यों में ये बढ़ने लगा है, धीरे धीरे ये अन्य राज्यों में बढ़ने लगेगा। अभी हम सेकंड वेव से लड़के लौटे हैं, हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, मेडिकल व्यवस्थाएं मजबूत कर रहे हैं, किंतु इसको देखने के बावजूद लोगों को समझना होगा कि अभी हम सेकंड वेव से पूरी तरह से हटे नहीं है। राजस्थान में, जयपुर में कल 5 केस आए हैं, बड़ी मुश्किल से हम केसों को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद भी यदि अभी हम नहीं समझेंगे, यदि इस तरह से हम प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे, संक्रमण को बढ़ाने का काम करेंगे, तो आप मान के चलिए कि कोई मंथ की आप बात कर ही नहीं सकते। ये कभी भी ये ग्राफ बढ़ सकता है, कभी भी तेजी से पेशेंट की संख्या बढ़ सकती है। अच्छा सर, वायरस है, कौन से वो फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कब ये लहर आने वाली है, कितनी भयानक ये लहर होगी, कितने लोगों को ये इन्फेक्ट कर सकती है, किस तरह का इसका असर होगा? कौन से वो फैक्टर होते हैं जो इस बात को डिसाइड करते हैं? देखिए साहब, पिछले 1 मार्च 2020 से लगातार कोरोना से राजस्थान और जयपुर के अंदर काम कर रहे हैं लगातार, और आज लगभग 1 साल 4 महीने को आए। लगातार कोरोना की एक एक्टिविटी को हम गौर से देख रहे हैं। कोरोना की एक्टिविटी के अंदर बहुत बड़ी चीज है कि जब पहली लहर के अंदर हम धीरे धीरे संक्रमण दर को कंट्रोल करते करते हम लॉकडाउन के माध्यम से, घर पे क्वारंटाइन के माध्यम से करते करते जब बहुत शून्य पे ले आए थे, उसके बाद लोगों ने किसी तरह से अपने साथ अनजान बन के भीड़ का हिस्सा बनना शुरू किया था। और आप देखिए कि हमको उसके जो केस कम आगे, तो उसके 15 दिन 20 दिन बाद ही केसों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होना शुरू हो गई थी। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति कुछ मात्रा में हो चाहे थे, यदि वो समाज के अंदर, बाजार में, कहीं सामाजिक समारोह में कहीं भी भीड़ का हिस्सा बनेंगे, तो आप मान के चलिए कि संक्रमण एक से दूसरे को संक्रमण करेगा ही करेगा। और ये संक्रमण यदि किसी समय बढ़ता है, वायरस के म्यूटेशन की प्रकृति बड़ी यदि स्ट्रांग होती है, तो बहुत तेजी से हमारे पे इफेक्ट करेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई मंथ आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किस मंथ में आपके ये संख्या बढ़ जाएगी। मेरा मानना है कि जिस तरह से प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही है, आप मान के चलिए कभी भी ये स्थिति बन सकती है राज्य के अंदर कि वापस संक्रमण की दर के अंदर तेजी आ जाए, वापस केस बढ़ने लगे। डेल्टा प्लस, लैम्डा, कप्पा, और आगे कितने रूप ये लेने वाला है? कौन कौन से रूप बदलेगा ये कोरोना, डॉक्टर नरोत्तम? डॉक्टर नरोत्तम, आवाज सुन पा रहे हो मेरी आप सर? डॉक्टर नरोत्तम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। डॉक्टर समीर, इस सवाल का जवाब सर आप दे दीजिए। डेल्टा प्लस, लैम्डा और कप्पा वेरिएंट, और अब कौन सा वेरिएंट, किसका इंतजार करना है हमें? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वायरस तो म्यूटेट करता ही रहेगा, क्योंकि वायरस भी, हम जिस तरह से वायरस से बच रहे, वायरस भी हमसे बचने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए अपना स्वरूप बदलता रहता है। तो ये स्वरूप क्या सर, कि इसमें हमारे कुछ ये स्वरूप क्या और ज्यादा भयानक रूप लेते जा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, जो फर्स्ट वेव के अंदर हमारा जो था म्यूटेंट, और जो सेकंड वेव तो हम सब ने देखा कि वो कितना ज्यादा ट्रांसमिएबल था, कितना संक्रामक था, तो उसमें स्वरूप बदला कि वो और खतरनाक था। डेल्टा वेरिएंट जो हम जिसको बोल रहे हैं, और अब उस डेल्टा वेरिएंट के अंदर ही म्यूटेशन हो रहा है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के बारे में तो ऑलरेडी हमने स्टडी की, हमने आंखों देखा, हमारे सामने सब चीजें थी। अब डेल्टा प्लस आ गया है, तो लैम्डा है वो भी उसी का एक वेरिएंट ही है, और अभी हमारा जो कप्पा है उसका भी केसेस, हमें कप्पा के भी केसेस मिले हैं। तो ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। जिस तरह के हमने ये सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स देखे हमारे जो ट्रैवलिंग प्लेसेस वगैरह पे, हिल स्टेशन पे देखे, इस तरह की जगह पर ये जो है सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स पे ये वायरस जितना मल्टीप्लाई होगा उतना म्यूटेट होता रहेगा, जब तक इम्यूनाइज ना हो जाए लोग, जब तक 70% जनता इम्यूनाइज नहीं हो जाएगी। और वो हम आप अभी देख ही रहे हैं कि हमारी कितनी सारी, और जो थर्ड वेव की आपने बात की, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं। हाँ, तो सर लेकिन आपने भी बताया ना डॉक्टर समीर कि री इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग अब वैक्सीन ले ली है या कोरोना से जंग जीत गए हैं तो अब उन्हें दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। री इन्फेक्शन रेट बढ़ सकती है, लेकिन
सवाल ये, अगर वैक्सीनेशन रेट नहीं बढ़ाई गई तो आगे क्या होगा, क्या देखने को मिल सकता है हमें? जी जी बिल्कुल, इसके अंदर दो चीजें देखने वाली है। एक तो अभी तक हमारा पोस्ट कोविड भी नहीं गया है। लोगों को समझना जरूरी है कि पहले वाले केसेस भी थे जिनके अंदर अभी कोविड के जो सिक्वेली थे, जो इफेक्ट्स थे, वो अभी तक चले आ रहे हैं। हमने ब्लैक फंगस की जो है काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस देखी, तो ये सबको समझना बहुत जरूरी है। और री इन्फेक्शन, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आगे जो भी नई तरह के म्यूटेंट आते हैं उसके किस तरह के इफेक्ट होते हैं उसको हम बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बट अभी तक भी आप एक चीज और इसमें समझने वाली जरूरी है कि वो कितना ज्यादा इकोनॉमिकली हम लोगों को डिस्टर्ब करता है। हम 5 साल पहले चले जाते हैं हर एक वेव के बाद। तो इस चीज को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैक्सीनेशन तो जिस तरह से हमने बताया वो आप अर्बन एरियाज के अंदर तो चलिए, फिर भी हम शहरों में डॉक्टर नरोत्तम, ठीक है सर, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर नरोत्तम, मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के करीब 9 केस आए, लेकिन उनमें एक खास बात ये नोटिस की गई, जिन लोगों ने वैक्सीन ली थी, चाहे उसकी पहली डोज ही ली हो, वो घर पर ही ठीक हो गए थे, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली उन लोगों की मौत हो गई। अब जो लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन कोई काम नहीं करेगी, इस पर वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, ये बात साबित करने के लिए काफी है कि वैक्सीन ही आखिरी उपाय है इस वायरस से बचाव का। बिल्कुल, इस वायरस के संक्रमण के अंदर एक वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है। जिन लोगों ने वैक्सीन चाहे पहली डोज ली हो चाहे 2 डोज ले ली हो पूरी, वो निश्चित तौर से संक्रमण से बच रहे हैं, या संक्रमण के होता है तो बहुत मामूली संक्रमण होकर उनके निकल रहा है, जिससे कि उनको कोई गंभीर परिणाम नहीं हो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, जिससे कि वो संक्रमण से मुक्त रह सकें, बच सकें और संक्रमण फैलने से रुक। और ये लैम्डा, कप्पा, डेल्टा प्लस, इन तीनों तमाम तरह के वायरस के वेरिएंट से बचाव के लिए कारगर है वैक्सीन, जो 2-3 वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध हैं। बिल्कुल, अभी हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो चल रही है, इनका निश्चित रूप से बहुत अच्छा असर देखा गया है, बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है। जिन लोगों की वैक्सीन लगाई गई है उनके अंदर संक्रमण की मात्रा बहुत कम मिली है, या संक्रमण नहीं के बराबर मिला है। निश्चित रूप से ज्यादा जल्दी वैक्सीनेशन लोगों को कराना चाहिए, किंतु वैक्सीन कराने के बाद भी क्योंकि वायरस है, वायरस के वेरिएंट में म्यूटेशन होता रहता है, म्यूटेशन की कोई पता नहीं किससे म्यूटेशन हो, लोगों को सावधान रहना होगा, चाहे तो वैक्सीनेटेड हो चाहे से नॉन वैक्सीनेटेड हो, सावधान रहना होगा। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि लोग जो बेतहाशा होकर अब घूमने के लिए निकल पड़े हैं घरों से बाहर, उन्होंने सोच लिया लॉकडाउन तो खुल गया है तो निकल पड़िए, क्या अब ये सोचने का वक्त आ गया है कि फिर से सरकार को कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? बिल्कुल, हमारे माननीय सीएम महोदय ने भी निवेदन किया है कि तीसरी लहर के आने की आशंका है। साइंटिफिक जो हमारी रिसर्च है वो भी बोलती है कि कभी भी तीसरी लहर यहाँ पे आ सकती है। उन्होंने खुद ने निवेदन किया है कि लोग बाग अभी कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें, बिना बात की भीड़ का हिस्सा ना बने, मार्केट में जबरदस्ती भीड़ इकट्ठी नहीं करें। हमें ये चीज की पालना करनी ही होगी, जब भीड़ जाए मास्क का उपयोग हमें करना ही होगा, वरना हमको बार बार आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ मैं, कभी भी संक्रमण की दर बढ़ सकती है। ठीक है डॉक्टर समीर, एक आखिरी सवाल, हमें देखिए 8.6 मिलियन वैक्सीनेशन रोज चाहिए, लेकिन अभी औसत 4 मिलियन वैक्सीनेशन हो रहे हैं, क्या ये शॉर्टफॉल ठीक है? जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे जुलाई के लिए, जब हमने वैक्सीनेशन की बात की थी कि अराउंड 40 करोड़ तक हम लोगों का टारगेट था, जो कि हुआ है, बट अभी हमारा मिड अगस्त तक, सितंबर तक ये, और भी जिस तरह से कोवैक्सीन ने प्रोडक्टिविटी अपनी वो बढ़ाई ली है, कैपेसिटी 2 और यूनिट ऐड करी है, और उसके अलावा कोविशील्ड ऑलरेडी बढ़ा ही चुका है, उसके बाद स्पुतनिक आ गई है, और अभी हमारी ज़ाइकोव डी भी आ गई है। तो अब हमें लग रहा है कि अगस्त और सितंबर के अंदर जो हमारी ये प्रोडक्शन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और स्पीड और ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। ठीक है सर, शुक्रिया डॉक्टर समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नरोत्तम, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जयपुर CMHO हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर समीर भाटी वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी सदस्य हमारे साथ जुड़े और बताया कि तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है, और इस दस्तक को निमंत्रण आप ही लोग दे रहे हैं, जो लोग एक साथ भीड़ में घर से बाहर निकल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
16 channels.